असुर यानी पहले सीजन में अच्छाई और बुराई के बीच जो युद्ध छिड़ा था वह अब असुर के दूसरे सीजन में अपनी चरम सीमा पर है। शुभ जोशी जो कि एक सीरियल किलर है, लेकिन वह हर हत्या को इस तरह से अंजाम देता था कि पीछे एक सुराग भी नहीं छोड़ता था। वह भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत विश्वास करता है। वह कहता है कि महायुद्ध निकट है और कलयुग को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने का समय निकट आ गया है। तो अब असुर फैसला कर लेता है कि वह पूरी दुनिया पर राज करेगा और कलयुग को फैलाएगा। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं असुर वेब सीरीज के सीजन 2 को, जिसके पहले और दूसरे एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कैथी से, जहाँ पर 16 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी मुलाकात होती है शुभ जोशी मतलब की कली से। ये एक बच्चे की कहानी है जो खुद को कली मानता है। वो महाभारत का किस्सा जेल से भागे 3 कैदियों को सुनाता है। वो व्यक्ति का कर्तव्य और उद्दिष्ट की चर्चा करते हुए अपने एक साथी की हत्या भी कर देता है। वो ठान लेता है कि अब कलयुग को उनकी चरम सीमा पर पहुंचाने का समय आ गया है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है दिल्ली में और हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम एक बहुत बड़ी भीड़ को देख पाते हैं जो कि केसर भारद्वाज को रिहा करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से केसर भारद्वाज पूरी तरह से निर्दोष है। दरअसल में केसर भारद्वाज के ऊपर आरोप है कि वही शुभ जोशी है और उसी ने ये सारी हत्याओं को अंजाम दिए हैं, लेकिन उसके खिलाफ ऐसे कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है कि ये पता लगाया जा सके कि वही शुभ जोशी है और उसी ने ये सारी हत्याएं की है। इसलिए यहाँ पर जो है वो केसर भारद्वाज की रिहा होने की मांग चल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर अवस्थी सर आते हैं कि धनंजय राजपूत को अभी कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन हमारे पास वो अभी नहीं है, हमें 7 दिन का समय चाहिए, जिसके बाद हम धनंजय राजपूत को कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन अब क्योंकि धनंजय राजपूत सस्पेंड हो चुका था, इसलिए वो शहर छोड़कर कहीं बाहर चला गया था। जिसके बाद हमें धर्मशाला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम धनंजय राजपूत को देख पाते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक आश्रम में आ चुका था। उसके पास एक मॉन्क आता है जो कि उससे बहुत ही अच्छी बातें करता है। धनंजय यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ चुका था, लेकिन वो सच से नहीं लड़ पाया था और वो मॉन्क उससे यही कह रहा था कि तुम्हें वापस जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। अब आगे हम नुसरत को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास नैना का कॉल आता है। नैना उससे कहती है कि निखिल के पास वो कई बार कॉल कर चुकी है, लेकिन वो अभी तक मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। यहाँ पर नैना उससे काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हाल ही में उनकी बेटी रिया की डेथ हुई है और कहीं ना कहीं वो निखिल की वजह से हुई है। इसलिए नैना और निखिल का रिश्ता जो है वो डिवोर्स तक पहुंच चुका है। जिसके बाद नैना अपने ऑफिस आकर डीजे मतलब कि धनंजय राजपूत के पास कॉल और मैसेज भी करती है, लेकिन डीजे का मोबाइल तो कई दिनों से ऑफ है। अब नुसरत को जैसे ही मालूम चला कि निखिल जो है वो नैना का कॉल नहीं उठा रहा है, तो नुसरत तुरंत ही निखिल के पास कॉल करती है, जो कि अपने घर के बाथटब में बैठा हुआ था और वो अपनी बेटी रिया को याद कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर यही गिल्ट है कि मेरी वजह से ही मेरी बेटी रिया मारी जा चुकी है। अब क्योंकि निखिल नुसरत का कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए नुसरत जो है वो निखिल के घर पर पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं कि निखिल जो है वो बाथटब में सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर आकर नुसरत निखिल की जान बचा लेती है। आगे हम नैना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में एक सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है और उसे दिखाई देती है स्वाति, जो कि एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रही थी और यहाँ पर नैना को स्वाति की लोकेशन भी मालूम चल जाती है। और यहाँ निखिल के घर पर नुसरत देखती है कि निखिल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि निखिल जो है वो रिया को भुला नहीं पा रहा है। तभी यहाँ पर जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी निखिल के मोबाइल पर एक कोऑर्डिनेट आता है और जब वो उसे सॉल्व करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में ये एक लोकेशन है और वो उनके घर के आसपास ही है। वो लोकेशन एक बर्फ फैक्ट्री की होती है और ये देखने के बाद तो निखिल तुरंत ही अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर सुराग ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी वो लोग एक कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बर्फ में लाश मिलती है और उसके मुंह पर वही असुर वाला मुखौटा भी लगा हुआ था। अब आगे हम रसूल शेख को देख पाते हैं जो कि चेस खेलते खेलते किसी से बात भी कर रहा था। यहाँ पर वो कहता है आर वी रेडी, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में रसूल जो है वो बांग्लादेश के ढाका में किसी हैकर से बात कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में रसूल भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है और कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच वाले लोगों को रसूल की ऊपर शक भी है। अब आगे हम देखते हैं निखिल को जो कि नैना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नैना यहाँ पर निखिल से सीधे मुंह बात नहीं करती है।
क्योंकि हाल ही में उनकी रिया की डेथ हुई है और वो क्योंकि निखिल की वजह से हुई है, इसलिए अभी उनके बीच के रिश्ते जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे हम देखते हैं धनंजय राजपूत को, और मोंग की बातों को सुनकर उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो सही कह रहा था, इसलिए वो अपना मोबाइल फोन जो है वो ऑन कर लेता है। और जैसे ही वो अपना मोबाइल फोन ऑन करता है तो नैना के ऑफिस में एक अलर्ट मैसेज पहुंच जाता है और उसे मालूम चल जाता है कि आखिर धनंजय राजपूत धर्मशाला में है। अब बर्फ की फैक्ट्री में जो लाश मिली थी, यहाँ पर नुसरत और निखिल जो है उसकी ऑटोप्सी करने में लग जाते हैं। काफी देर तक छानबीन करने के बाद उसकी बॉडी में से एक घड़ी बरामद होती है। उस घड़ी में 9:05 हो रहा था और डेट भी आज की ही शो हो रही थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज कुछ बुरा होने वाला है और उसे मालूम है कि ये सब कुछ हमें कौन बता सकता है, इसलिए वो तुरंत ही केसर भारद्वाज से मिलने के लिए जेल पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर उसे घड़ी दिखाते हुए कहते हैं कि आज क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर केसर घड़ी के बारे में तो कुछ नहीं बताता है, बल्कि वो तो रिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। और ये सुनने के बाद तो निखिल यहाँ पर केसर की धुनाई कर देता है, वो उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है। तभी यहाँ पर केसर उन्हें बताता है कि तुम्हारे सामने ही सब कुछ था, तुम देख नहीं पाए। वो यहाँ पर उस घड़ी को तोड़ता है और उस घड़ी के अंदर से एक छोटा सा रुद्राक्ष मिलता है। ये रुद्राक्ष लेकर वो तुरंत ही अवस्थी सर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि इसके पीछे शुभ जोशी का ही हाथ है और उसे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, पर इसके लिए हमें उस बॉडी की एक बार फिर से छानबीन करनी होगी। अब आगे हम नैना को देखते हैं, जो कि धनंजय राजपूत से मिलने के लिए धर्मशाला पहुंच चुकी थी। यहाँ पर नैना जो है वो धनंजय से हेल्प मांगना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर धनंजय उससे कहता है कि अब वो और किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। यहाँ पर नैना उसे बताती है कि उसने स्वाति की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन धनंजय उससे साफ मना कर देता है कि वो किसी भी तरह की मदद नहीं करने वाला। अब आगे हम निखिल और नुसरत को देखते हैं, जो कि उस बॉडी को फिर से चेक करते हैं और उसके मुंह से वो 3 दांत निकालते हैं और उन दांतों में कोऑर्डिनेट्स बने हुए थे। उन्हें सॉल्व करने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में ये 3 लोकेशन है और आज ही इन तीनों लोकेशन पर 3 लोगों की जान जाने वाली है। और वो लोकेशन थी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। मुंबई में ये लोकेशन रिदम मॉल में थी, दिल्ली की लोकेशन एक हॉस्पिटल में थी, वही बेंगलुरु में ये एक घर की लोकेशन थी। तो सारे शहरों की टीम को अलर्ट कर दिया जाता है और सभी को उन लोकेशन पर भेज दिया जाता है। उन्हें मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर इन लोगों को कौन मारना चाहता है, और अगर कोई मारना भी चाहता है तो वो आखिरकार उन्हें कैसे मारेगा। अब आगे हम बांग्लादेश के ढाका में एक हैकर को देख पाते हैं। ये लोग 9 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 9 बजते ही ये पूरे के पूरे सर्वर को हैक करके यहाँ पर असुर को दिखाने वाले थे, क्योंकि असुर यहाँ पर उनसे कुछ कहने वाला था। 9 बजते ही यहाँ पर असुर को दिखाया जाता है और वो सभी से कहता है कि 9:05 पर वो 3 लोगों को मारेगा और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर उन तीनों के मोबाइल को हैक करके उन तीनों की लोकेशन भी बता दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि आखिर वो किन लोगों को मारने वाला है। लेकिन स्क्रीन के द्वारा हमें बता दिया जाता है कि रिदम मॉल में एक लड़की, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और घर में एक आदमी को असुर मारने वाला है, लेकिन किस तरीके से मारने वाला है ये नहीं मालूम। जैसे ही यहाँ पर 9:05 होता है, तभी हम देखते हैं कि जो घर होता है उस घर में उस बूढ़े आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। जो मॉल होता है, मॉल में उस लड़की को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी मारी जाती है। और यहाँ हॉस्पिटल में भी उस डॉक्टर को हार्ट अटैक होकर वो भी मारी जाती है। आखिर ये कैसे हुआ ये हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। लेकिन आगे हम देखते हैं धनंजय और नैना को। यहाँ पर धनंजय मान गया था नैना की हेल्प करने के लिए, और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शुभ जोशी को, जो कि एक पंडित से बात कर रहा था। वो यहाँ पर उनसे काफी अच्छे तरीके से बात करता है और वो यहाँ पर उसे अपने आश्रम में आने को कहता है, जिसके बाद शुभ जोशी यहाँ पर 2 लोगों से कहता है कि उनकी मुलाकात जल्द ही होगी। और ये सब कुछ 16 साल पहले का दिखाया जा रहा था, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और 3 लोगों के मौत के बाद से जनता जो है वो पागल हो चुकी थी। अब आगे हम देखते हैं कि निखिल और नुसरत डॉक्टर की बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं और उसकी बॉडी में से उन्हें एक पेसमेकर मिलता है और उसे देखकर निखिल पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर डॉक्टर की बॉडी में पेसमेकर लगा था तो उसे हार्ट अटैक फिर कैसे आया। और फिर दूसरी तरफ हम धनंजय और नैना को देख पाते हैं, जो कि स्वाति की लोकेशन मिलते ही उसके घर के पास पहुंच चुके थे और वो यहाँ पर स्वाति को पूरी तरह से देख भी पा रहे थे। वो एक घर में थी, यहाँ पर वो किसी से बात भी कर रही थी और ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर धनंजय और नैना भी सुन रहे होते हैं। दरअसल में वो असुर से बात कर रही थी
वो यहाँ पर उनसे कह रही थी कि उसके लिए काम क्या है। असुर उससे कहता है कि जल्दी उसके लिए काम होगा। यहाँ पर स्वाति जब अपने किचन में जाती है तो पीछे से यहाँ पर धनंजय और नैना तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर स्वाति को एक कुर्सी पर बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो जानना चाह रहे थे कि आखिर वो किसके लिए काम करती है और वो कैसा दिखता है। तभी यहाँ पर धनंजय के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो यहाँ पर दरअसल में असुर होता है। असुर यहाँ पर धनंजय से बात करता है। वो उसका वेलकम करता है और उससे कहता है कि इस गेम में फिर से स्वागत है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, यहाँ पर धनंजय स्वाति को मार देता है। वो उससे कहता है कि अब वो तुमसे नहीं डरने वाला और अब जो भी वो सवाल करेगा उसका जवाब यही होगा। जिसके बाद वो असुर वाला मुखौटा जो होता है वो स्वाति के मुंह पर लगा देता है ताकि सभी को यही लगे कि ये काम भी असुर का है। आगे हम देखते हैं कि निखिल और नुसरत जो है वो स्पेस मेकर को चेक करने में लग जाते हैं। उसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो स्पेस मेकर को हैक करने का सोचते हैं कि अगर इस स्पेस मेकर को हैक किया जा सकता है तो क्या किसी की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि अगर इस पेसमेकर को हैक किया भी जा सकता है तो सिर्फ 15 से 20 फीट की दूरी तक ही इस पेसमेकर को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि जब उन 3 लोगों की जान गई तो उसे कंट्रोल करने वाला इनके आसपास ही होगा। यहाँ पर धनंजय नैना से कहता है कि तुम इस केस से दूर हो जाओ क्योंकि असुर को उनके बारे में मालूम चल गया है और कहीं ना कहीं असुर तुम्हें हर्ट जरूर पहुंचा सकता है, इसलिए तुम दूर रहो। लेकिन यहाँ पर नैना उससे कहती है कि रिया के जाने के बाद अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तब धनंजय उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे शुभ जोशी के बारे में बताता है कि शुभ जोशी आखिरी बार बनारस की जेल में पाया गया था और आग लगने की वजह से वो वहां से फरार भी हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ निखिल की पूरी टीम सीसीटीवी फुटेज में ये चेक कर रहे थे कि आखिर पेसमेकर को कंट्रोल करने वाला वो शख्स कौन हो सकता है। लेकिन रिदम मॉल में बहुत सारी भीड़ थी, इसलिए वहां तो पता नहीं लगाया जा सकता। तब वो लोग हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं क्योंकि वहां बहुत कम भीड़ थी और यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि आखिर पेसमेकर को कौन कंट्रोल कर रहा था। तब यहाँ पर एक शख्स की जानकारी उन्हें मिलती है जो कि दूर खड़ा हुआ था और उसके जेब भी हाथ में थे। मतलब कि यही आदमी है जो कि पेसमेकर को कंट्रोल कर रहा था। अब आगे हम उत्तर प्रदेश के बनारस के सीन को देख पाते हैं जहां पर धनंजय उस जेल में जाता है जहां से शुभ जोशी उसके 3 साथियों के साथ भागा था। वो यहां पर एक फाइल को किसी तरह से जुगाड़ करके अपने कब्जे में कर लेता है और यहां दूसरी तरफ निखिल को मालूम चलता है कि स्वाति की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। उसके चेहरे पर असुर वाला मुखौटा भी था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम असुर का है, लेकिन निखिल उन्हें बताता है कि ये काम असुर का नहीं है क्योंकि वो इतनी सफाई से हत्या नहीं करता है, उसका एक पैटर्न है और उसी के द्वारा वो हत्या करता है। जिसके बाद हम निखिल को देखते हैं जो कि नैना से फिर से बात करने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर नैना को बताता है कि स्वाति की किसी ने हत्या कर दी है। सभी को ऐसा लग रहा है कि यह असुर ने किया है लेकिन ये किसी और का काम है। लेकिन नैना यहाँ पर उससे फिर से बात नहीं करती है और चली जाती है। आगे हम धनंजय को देखते हैं जो कि नैना से बात कर रहा था और वो उससे कहता है कि शुभ जोशी के साथ उस जेल में 3 लोग और भी थे, लेकिन जब उस जेल में आग लगी थी तो उस जेल में से कोई भी जिंदा बच के नहीं आया था और कोई वापस आया भी था तो वो सिर्फ फायर ब्रिगेड के आदमी थे। तब ये लोग उनकी छानबीन करने में लग जाते हैं। उन 3 में से एक रोज आदमी मिलने के लिए उनसे आता था और वो था जगदीश मुंडा का भाई संतोष मुंडा और उसी के आसपास कैदी नाम की जगह पर उसने जगदीश मुंडा की हत्या भी कर दी थी, जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देख चुके हैं। अब आगे हम धनंजय को देख पाते हैं जो कि संतोष मुंडा से बात करने के लिए पहुंच जाता है जो कि जगदीश मुंडा का भाई है। वो यहाँ पर गोपाल नाम के आदमी के बारे में उन्हें बताता है और यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से जो चेहरा बरामद हुआ है उसका नाम पुष्कर होता है। वो एक फैशन डिजाइनर होता है, लेकिन 2 साल पहले उसे फैशन डिजाइनर की कंपनी से निकाल दिया गया था। उसकी लोकेशन भी मिल गई थी तो वो तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि उसके घर में ढेर सारी तस्वीरें टंगी हुई थी और रिया ने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो भी वहां पर टंगी हुई थी। वहीं पर एक लैपटॉप था तो रसूल उस डाटा को रिकवर करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। अब आगे धनंजय के पास उसका एक ऑफिसर कॉल करके उसे बताता है कि ओम पांडे के बारे में भी हमें मालूम चल गया है। दरअसल में ओम पांडे को धनंजय ने पहले ही मार चुका है, मतलब कि जगदीश मुंडा ओम पांडे दोनों मर चुके हैं। आखिर में सिर्फ बलबीर बचता है। यहाँ पर निखिल देखता है कि पूरे रूम में डार्क फोटोज हैं। वहीं पर एक वाइट बॉल होती है और उस पर जब वो रोशनी डालते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कर्म, नियति और परिणाम, जो कि तीनों आपस में जुड़े हुए थे।
आखिर में यहीं पर एक कोऑर्डिनेट भी था जिसे निखिल देखता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।